आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ये 10 का है, 10 का पहला चैप्टर। क्योंकि छुट्टी आप लोगों का हो गया है तो आप लोग छुट्टी में इसको पढ़ लीजिए, जितना चैप्टर पढ़ सकते हैं अप्रैल से पहले पहले तक, क्योंकि अप्रैल में तो मुलाकात हो ही जाएगी, तो उसके हिसाब से हम लोग क्लास में तो पढ़वे करेंगे। तब तक आप लोग ऑनलाइन मोड में रहिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 9th में भी था, बताया गया था डिफिनीशन इसका कि वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी हो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको बोल सकते हैं परिमेय और प्लस अपरिमेय। जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना हो उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जितनी भी विदाउट रूट होती हैं, यानी वह संख्या जो रूट में भी हो लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो वो भी, और उसके अलावा जितने भी पूर्णांक आप जानते हैं, चाहे प्लस में जानते हैं, चाहे माइनस में जानते हैं, चाहे जीरो जानते हैं, चाहे भिन्नात्मक संख्या जानते हैं, वो सब के सब परिमेय होते हैं। यानी चाहे 1 लिखे, चाहे -3 लिखे, चाहे 5/2 लिखे, चाहे 11/-3 लिखे, ऐसे चाहे करणी में अगर 100 लिख देते हैं तो 100 का वर्गमूल चूंकि जानते हो 10 है, इस तरह का ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और उसका परिभाषा आप जानते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वह संख्या जो क्या p/q के रूप में लिखी जा सके, यानी बटे के रूप में, जहाँ q का मान 0 न हो उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, ठीक है। ये डिटेल में आप पढ़े हैं, जैसे √2, √3, इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती है सब वास्तविक संख्या कहलाती है। एक दूसरा छोटा सा डिफिनीशन है वास्तविक संख्या के लिए, ये तो पहला डिफिनीशन हो गया। दूसरा है जिसका वर्ग धनात्मक हो। वास्तविक संख्या जिसका वर्ग क्या हो? धनात्मक हो, केवल और केवल पॉजिटिव हो, उसी को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। छोटा सा भी है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3, ठीक है। तो इस तरीके से भिन्नात्मक भी होंगे, 3/1 कर सकते हैं, तो माइनस का भी वर्ग प्लस में, प्लस का वर्ग प्लस में, या रूट का वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, ठीक है। 3 है। अगर यही हम लिख दें -5 का स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो चूंकि वर्ग से रूट खत्म हो जाता है तो यह संख्या हो जाएगी माइनस में। वर्ग किए हैं, इन सब का वर्ग धनात्मक है, तो जिसका वर्ग धनात्मक वो वास्तविक संख्या, यानी ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और इसका वर्ग क्या है? ऋणात्मक आ गया, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक संख्या कहलाएगी। तो अवास्तविक ध्यान में रखिए, तब आपको देखने से कैसे पता चलेगा? अगर रूट में माइनस में आए, याद रखना, रूट में अगर माइनस में आए तो उसे क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो परिभाषा था इसका, वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना हो उसे वास्तविक संख्या। दूसरा तरीका था इसका, जिसका वर्ग धनात्मक हो उसे भी क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना है लॉसा और मौसा, यानी एलसीएम, जो आप पीछे भी पढ़े हो इसमें अब भी है, और महत्तम समापवर्त निकालना यानी मौसा। तो लॉसा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बोलते हैं, और मौसा महत्तम समापवर्तक मौसा यानी एचसीएफ, ये आप पढ़े हैं लोअर क्लास में। तो लौसा क्या कहलाता है, मौसा क्या कहलाता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। इसमें वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को लौसा बोलते हैं, और मौसा बोलते हैं वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी यह बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करने वाली होती है और ये विभाजित होने वाली होती है। मेरी बात आपको समझ में आई नहीं होगी, मैं जान रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 4,
6 और 8 का एग्जाम्पल हमने ले लिया। इसका हमको निकालना है, लॉसा भी निकालना है और मौसा, और परिभाषा भी आप देख लेंगे तो आपको निकालने आता है। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भी इससे करते हो, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 6 का गुणनखंड करते हो, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्य 3, और 8 का जब करोगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2। ठीक है, तो अब 4 जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2 का स्क्वायर, 6 लिखोगे तो 2 गुणे 3, और 8 लिखोगे तो 2 का घात 3। 2 3 बार आया है तो 2 का घात 3, इसमें 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर, और 6 का गुणनखंड किया इसे, ठीक है, तो 2 गुणे 3 है। अब इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप देख सकते हैं, लॉसा जो कॉमन रहता है वो भी, जो बच जाता है वो भी, यानी कॉमन हो छोटी घात का, 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो 2 होगा, और 2 होगा लेकिन बड़ी घात का लेना पड़ेगा, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, और जो बिना कॉमन का अकेले कहीं पड़ा रह गया उसको भी ले लेते हैं। तो अकेले कौन पड़ा है, 3, लेने का तरीका पता चला, जो कॉमन था और बड़ी घात का, 2 का घात 2 है, 2 का घात 1 है, 2 का घात 3, तो बड़ी घात है ही, इसको मैंने ले लिया। ये अकेले पड़ा, और कोई संख्या तो है नहीं अकेले पड़ी, तो जो अकेले पड़ी संख्या रहती है उसको भी ले लेते हैं। तो 2 का घात 3 मतलब हो गया 8, और गुणे 3, 8 3 की 24। ठीक है, और HCF निकालेंगे तो जो कॉमन होगा, यानी मौसा और है लौसा हो गया। ठीक है, इससे आपको परिभाषा भी समझ में आएगा। तो इसका मौसा, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 दिख रहा है और छोटी घात यही है, तो यही मौसा हो गया। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। हमने परिभाषा में क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लौसा लघुत्तम सबसे छोटा, लिस्ट, ठीक है, यल से, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को लौसा कहते हैं। जो हमने कहा है, जो बोला है उसको हम चेक भी कर रहे हैं। हमने कहा है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित होने का मतलब पहाड़ा पढ़ने पर वो चीज़ आ जानी चाहिए तभी तो डिवाइड होगा। तो 4 है, 4 6 8 का ना निकाले हैं, तो देखें इन तीनों से विभाजित होता है। 4 का पहाड़ा पढ़िए, क बार में 24 आएगा, 6 बार में विभाजित हो गया। 6 का पहाड़ा पढ़िए, कै बार में 24 आएगा, 4 बार में तो विभाजित हो गया। 8 का पहाड़ा पढ़िए, कै बार में 24 आएगा, तो 3 बार में आएगा, तो विभाजित हो गया। तो हो गया ये, यानी यही हमने कहा है कि वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो ये विभाजित हो जा रहा है, यानी यह एलसीएम है इसका। ठीक है, मौसा के बाद हमने कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। मौसा निकालें तो चेक करिए कि क्या ये दी गई जिसका मौसम निकाले उन सभी संख्याओं को विभाजित कर पाता है, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ने पर वो आ जाता है। तो पढ़ते हैं, 2 का घात 2, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार में, कितनी बार में आएगा, 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में विभाजित कर देगा, 4 बार में, यानी यह सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, तो मौसा कहलाएगा। तो समझ में आया होगा आपको, जो विभाजित हो जाए वो लौसा है, जो विभाजित कर दे वो क्या है, मौसा है। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया होगा, तो यही पे आपको पढ़ना है। एक फार्मूला इसमें आएगा वो हम अभी बता दें, मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यानी 2 संख्याओं के लिए अगर लौसा और मौसा निकालते हैं, ठीक है, तो दोनों लौसा और मौसा का जब गुणा करेंगे तो वही आंसर देगा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल से आता होगा। अभी क्वेश्चन से आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए चाहे जिससे पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा सब में। तो कोशिश करना, नहीं किताब होगा तो एनसीईआरटी का जो 10 में होंगे, ठीक है, अभी तो वो पेपर दे रहे हो तो खाली नहीं होगा, वैसे आप पढ़ लेंगे, पुराना किताब होगा नया किताब हो जैसे भी हो सबसे पढ़ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसका अब क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, 1.1 एक्सरसाइज आप में होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 1.1 मान लीजिए आप अपने किताब का अभाज्य गुणनखंड, जैसे पहला क्वेश्चन है 945,
कर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 945 का गुणनखंड कर दो। देखिए किससे कटेगा, ये इकाई की जगह पे 5 है तो 5 से कटेगा। 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ते हैं। 3 5 4 9 9 18, यानी ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है। तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 त्रिकी 9, 3 एक अन्य 3, एक बचेगा इसमें, 4 है तो 15 हो जाएगा। 3 बचे 15। फिर देखिए क्या 3 से कटेगा क्या, जोड़िए 5 और 1 6 और 6 3 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। तो अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी, आपको पता होगा। तो 3 से 3 एक अन्य 3, ठीक है। 2 अंक एक साथ लेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 1 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, एक साथ ले रहे हैं। तो 3 बचे 15। अब 5 और 1 6 और 0 जोड़ो 6 होगा, फिर 3 से ये कट जाएगा, यानी कि 3 त्रिकी 9, एक बचेगा तो 15 हो जाएगा। 3 बचे 15। अब 5 से 5 सते 35, 7 एक अन्य 7। तो इसका गुणन 945 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था इसको। तो अब व्यक्त कर लेंगे। 3 कई बार आया है, 3 बार, तो 3 का घात 3 कर देंगे। 5 है और गुणे 7, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये लोअर क्लास में भी आप ऐसे करते रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया ये, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन इसी तरीके से एक और हम लगवाते हैं, चौथा लगवा दे हैं इसका। आप ऐसे लगाइएगा 650। तो 650 का करना है तो ऐसे फिर गुणनखंड करिए। 650 का सामने ही इकाई की जगह पे 0 है तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो 2 से काटते हैं छोटे अंक से। 2 तिहाई 6, आप 5 है तो अब इसको पहाड़ा पढ़ो। 2 दूना 4, इसमें एक बच जाएगा क्योंकि 5 है तो 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटो। 5 छके 30, 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 25, ठीक है। अब इसमें हो गया आपका, किससे कटेगा फिर 5 से। 5 एक अन्य 5, ठीक। एक बचेगा तो 5 के सामने एक है तो 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, फिर 13 एक अन्य 13, यानी 650 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2। 5 कई बार आया है, 2 बार, तो 5 का घात 2। 13 कई बार आया है तो 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, मतलब गुणा कर दिया, गुणनफल के रूप में हो गया। और भी आपको हम बता दें एक आध क्वेश्चन और, ये 5वां क्वेश्चन इस टाइप का आप अपने बुक से देख के लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 26 44 ये है, थोड़ा बड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड यहीं किनारे करते हैं, यहीं बगल में ही, ठीक है। इकाई की जगह पे 2 है, सम संख्या तो 2 से कटेगा। 2 एक अन्य 2, 2 फिर 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, कट गया। फिर 2 इकाई की जगह पे सम संख्या 2 से कटेगा। 2 छके 12, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 के पास 1 है तो 12 बन जाएगा। 2 छके 12, 2 एक अन्य 2। अब ये कटेगा, ये तो लग रहा है कि अभाज्य संख्या खुद ही है ये। तो 661 एक अन्य 661, यानी 2644 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 2, दोबारा 2 आया है ना, और गुणे 661, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया, ठीक है। तो आप अपने बुक से देखिएगा एक्सरसाइज में, और भी होगा तो आप ऐसे ही लगाइएगा, या तो कहिए तो हम लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन लगाना एक छोटा सा मेरे तरफ से एग्जाम्पल रहेगा। ये 140 पहला दे रहे हैं और दूसरा दे रहे हैं, इसी में से हम दे रहे हैं 5005 का, और तीसरा अभाज्य गुणनखंड चेक कर लेना, ठीक है। 20,570, एक बड़ा सा 20,570, ये आप लगाओगे, ठीक है। लगा के चेक कर लेना ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। आप एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा तुम्हारे बुक का, 12 15 और 21 का कर, इसका एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड करना आप जान गए,
सेम तीनों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 का कर रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3, 15 का भी कर ले रहे हैं, 3 पचे 15, 5 एकन्ने 5। ठीक है, 21 का कर दे रहा है 3 से, 3 सते 21, 7 एकन्ने 7। अब 12 का गुणनखंड का होगा, अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 का घात 2 गुणे 3, 2 का घात 2 गुणे 3। ठीक है, और यहाँ पे आप 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। लिख दिया। अब इसका लॉस मौसा भी और लौसा भी, तो मौसा तो दोनों में जो कॉमन होगा वही होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्त यानी HCF अपवर्तक। क्या कॉमन दिख रहा है? सब में 3 दिख रहा है क्या? देखो, और उसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना, तो हो गया। और लौसा निकालेंगे LCM इसका, तो लौसा क्या है? जो कॉमन होगा वो भी लेना पड़ेगा आपको, तो 3 कॉमन है ले लिए, और जो अकेले अकेले पड़ा होगा वो भी लेना पड़ेगा। तो अकेले कौन पड़ा है? 2 का घात 2, ठीक, 5 अकेले है, 7 अकेले है। ठीक है, भाई 2 का घात 2 मतलब 4, 4 पचे 20। ठीक है, अब 20 तिहाई 60। ठीक, और 7 छके 42 यानी 420। ये मौसा हो गया और हई का हो गया, लौसा हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, आप लोग लगाओगे एग्जाम्पल, समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, लोअर क्लास में पढ़े हो इसको। 6, 72 और 120 का आप मौसा भी निकालेंगे और लौसा भी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रहेगा, ऐसे ही आप लगा लोगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट वगैरह में पूछिएगा, मैं बताऊंगा भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप किताब से भी आप अपने एक्सरसाइज से पढ़िए, अगर किताब जिसके पास अवेलेबल हो तो पढ़ेगा, नहीं तो मैं दे भी रहा हूँ एक्स्ट्रा लगाने के लिए, आप उससे लगाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का देखो, तीसरा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है HCF ऐसे लिखा है, HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9, और LCM 306 और कामा 657 ये पूछ रहा है। इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ऐसे दिया रहता है, HCF दिया है यानी इन दोनों का HCF 9 है, तो इन्हीं दोनों का सेम नंबर है संख्या, इन्हीं दोनों का LCM पूछ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगाया। ये सामने फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले से आप लगाओ। अगर इस फार्मूले का नहीं यूज करते हो तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, तो आंसर तो वही आएगा, इन्हीं दोनों का लेना है। तो अब लिख रहे हैं मौसा और गुणे लौसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक, यही है। तो मौसा कितना, HCF ही है मौसा है, मौसा कितना है 9, लौसा इसका पूछ रहा है, नहीं पता तो यक्स मान ले। ठीक है, पहली संख्या कौन है इसमें से? 306, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, बात तो वही हुई। और गुणे दूसरी संख्या 657, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो 657। ठीक, अब यक्स बराबर 306 गुणे 657 और बटे 9 का पहाड़ा पढ़ के कट कर देंगे। ठीक है, इसको पहाड़ा इसका इसमें पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो। ठीक है, 7, 5, 12, 6, 18, तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा, यही काट दे रहे हैं। 9 सते 63, 65 है ना ये, तो 2 बचेगा 27, 9 त्रिकी 27। ठीक है, अब 73 में 306 में 73 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 छके 18 और 3 त्रिकी 9, 7 छके 42 और 7 त्रिकी 21, तो ये तुम्हारा होगा गुणा करने पर 8, 2, 1, 3 और 9, 4, 13 का 3 हाथ से लगा 1, ये हो गया आपका लॉस, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं इसी पर लगा रहा हूँ, मैं खुद ही लगा रहा।
ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का, ये जैसे इसको इस किताब में तो 14वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके किताब में भी हो सकता है, राइटर चेंज कर सकता है, क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकता। ऐसे लिखा है, मौसा लिखा है 35 और 45 का 5, और लौसो इसका लिखा है 35 और 45 का ही, ये लौसो दे दिया 63 गुणे ए, 63 गुणे ए। तो कह रहा है ए बताइए, से क्वेश्चन सामने है, फार्मूला सामने है, फार्मूला या तो फिर लिखिए चाहे न लिखिए, फार्मूला सामने दिख रहा है, मौसा की जब कितना लिख दें 5, ये फार्मूला दिख रहा है ना, और गुणे लौसा, तो लौसा की जब क्या है 63 गुणे ए, ठीक है, बराबर बराबर लिख दिए पहली संख्या, तो पहली संख्या इसमें कौन है 35, और फिर गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के जब क्या रख देंगे हम 45, ठीक है, लगेगा एकदम वैसे ही। इन सब ये गुणे से उधर जाएंगे तो भाग दे देंगे, तब 35 गुणे 45, गुणा नहीं कर रहे हैं, काटना है तो क्या गुणा किया जाए 63, 5 से कट करो, 5 सते 35, 7 नवा 63, ठीक है, और 9 का पहाड़ा पड़े कई बार में 45 होगा, 9 पचे 45, यानी ए बराबर कितना हो गया 5। डाउट है कोई, समझ में आ रहा होगा आपको, सेम फार्मूला सामने है, ठीक है, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए अब मैं दे रहा हूँ, आप लोग लगाओगे इसको, ये होमवर्क आप लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग लगाना। जैसे क्वेश्चन एक, कम से कम 2 क्वेश्चन दे दें, एग्जाम्पल एकदम सेम इसी पर लगाना, तुम लोग आएगा तुम लोगों से। एक क्वेश्चन है, कह रहा है ये क्वेश्चन पहला, इस किताब का ही दे रहे हैं, 5वां क्वेश्चन है ये, तो एक्सरसाइज बना दे रहे हैं आपके लिए। ये है आपका HCF, ऐसे लिखा है 120 और 225 बराबर 15, तो LCM 120 और 225, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लिख दिया, समझ जाना क्यों तुमको निकालना है, ठीक। एक क्वेश्चन वो हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं हम, इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, आप लगाना इसको, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। HCF दूसरा क्वेश्चन, HCF इसका दे रहा है, HCF किसका किसका HCF है, ये 6 और 20 का 2 दिया है, तो LCM 6 और 20 का आपको निकालना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना इसी पर, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके पूछना, हम बताएंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज आज खत्म करना है, घबराना नहीं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब देखेंगे, 6वां है, ठीक है, एक और दिया है पहले इसी से रिलेटेड, 7वां क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। कह रहा है ये कि 18 और 117 का HCF, ठीक है, 18 और 117 का HCF 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान बताइए, यानी 18 HCF दिया है 18 और 117 का, ठीक है, HCF ये दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 117 का दे रहा है ये HCF 18 माइनस 117, तो कह रहा है कि यम का मान आप निकालिए, तो 118 और 117 का HCF है, ये रहा आपका 117, 18 और 117 का, तो इसका HCF आप निकालिए, तो नॉर्मली आप जैसे निकालते हो वैसे गुणनखंड इसका कर लो, ठीक है, यम का मान इसमें पूछा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो 18 का गुणनखंड हम यहाँ कर दे रहे हैं, 2 नवा 18, 3 त्रिकी 9, 3 एकन्ने 3, ठीक, 117 का भी करिए, 7 1 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 त्रिकी 9, कितना बचेगा 2 बचेगा, 11 है तो 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा 9 3 12 है
2-3 बार ही होगा, अंकों को जोड़ेंगे तो 3 एक अन्य 3, 3 त्रिकी 9, फिर 13 से कटेगा, 13 एक अन्य 13, तो HCF, तो इसका गुणनखंड 18 का करे हैं तो का 2 गुणे 3 का स्क्वायर और 117 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुणे 13, यही होगा। ठीक है, तो अब HCF इसका कितना हो गया आपका, दोनों में कॉमन देखो क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। अब इस HCF के जब ये वाला वैल्यू रख लें, क्योंकि HCF यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, ये ना HCF, तो इसके हम लिख दे रहे हैं 18m माइनस 117 बराबर 3 का स्क्वायर 9, यम का मान इसमें निकालना था, तो 18m अब 9 अब प्लस 117 हो जाएगा, माइनस अब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 18m अब बराबर जोड़ो, 117 में 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा आपका 26, तो यम बराबर 126 बटे 18, 18 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, कितनी बार में हो जाएगा 126, 18 छठे 108, 18 सते 126, यानी यम का मान कितना हो गया, 7 हो गया। नॉर्मली जैसे लगा रहे थे वैसे ही इसका HCF निकाल दिया मैंने, ऐसे गुणनखंड करके, दोनों में कॉमन क्या था, 3 का स्क्वायर तो 9, और ये HCF का मान ये पूरा दिया हुआ थी, HCF जब ये पूरा लिख दिया मैंने। ठीक है, और माइनस है तो उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ दिया 126 हो गया, फिर 18 से मैंने भाग दे दिया, तो यम का मान निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे आपके कमेंट से पता चलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज खत्म करना चाहते हैं, थोड़ा सा और बचा है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एट रैंडम, नंबर से मतलब नहीं है, एक टाइप का क्वेश्चन एक साथ हम बता रहे हैं, नंबर से आप ना घबराइए, अपने कॉपी किताब में देखना, जिस भी राइटर का होगा उससे तुमको दिखेगा। कर आप व्याख्या करिए, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, एक और अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसी को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6, तो 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का पारा पढ़ने पर भी ये आ जाएगा 6, और 3 का पारा पढ़ने पर भी आ जाएगा 6। 1 और 6 से तो आ ही रहा था, 1 का पारा पढ़ेंगे तब वो आएगा, 6 का पारा पढ़ेंगे तब वो आएगा, लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जो काट देगी, तो 2 और 3 इसको कट करेगी, यानी अभाज्य संख्या। उसी तरीके से इसको भी देखना है। इसमें देखो, कर अभाज्य है कि अभाज्य, आप पता करिए। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन ले लें, तो 3 है, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा, गुणे 2 साधन है 1 4, अब तो गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको पता चल गया, 3 त्रिकी 9 धा में 90 और प्लस 1, यानी 4 गुणे 91 कर दो तो कट तो जाएगा, ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, ये 91 तो 13 से भी कटेगा, तो इसलिए कहेंगे यह भाज्य है। यह क्या है, भाज्य है। ठीक है, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, आप अपने बुक से एक नौवा क्वेश्चन है, इसको हम देख रहे हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ये है। कर अभाज्य है कि अभाज्य, को और दिया है इसी में, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा, इसको चेक करो। इसमें भी सेम वैसे ये भी चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो क्या करेंगे आप, 13 दोनों में दिख रहा है तो 13 कॉमन कर दो। कॉमन मतलब ये बाहर जाएगा तो बचेगा क्या, 7 और गुणे 11 बचेगा ना, और ये पूरा का पूरा 13 गया तो क्या बचेगा 1, तो ये हो गया आपका 13 और गुणे ब्रैकेट में रहने दो, 11 सते 77 और प्लस 1, तो 13 गुणे 78, तो ये तो खुद ही 13 से कट गया और 78 से भी कट जाएगा। अब 13 छक्के 78 होता है, ये 13 से ये भी कट जाएगा, तो ये भी 13 से कट रहा है, ये 13 से कट ही रहा पूरी संख्या, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, 2 से भी कट जाएगा सम संख्या इकाई की जगह पे, यानी यह संख्या क्या है, भाज्य है। तो क्या है, यह भाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये तुम्हारे एक्सरसाइज के लिए होगा, इसको तुम लगा के चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है।
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसको आप चेक करके बताइएगा ये भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, एक टाइप का और क्वेश्चन आपका रह जाता है, उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है तुम्हारा इस टाइप का, दिखाइए कि 6 पर घातीय 0 पर समाप्त होगा। जांच करना है इसमें। 8वां क्वेश्चन है, 6 पर घातीय किस पर समाप्त होगा? 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जैसे 10 हम लिखे हैं तो ये 0 पर समाप्त हो गया, यानी इकाई जब 0 आ गया। 30 लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये सारी संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही है, यानी इकाई की जगह पे क्या हो रहा है? 0। तो इकाई की जगह पे 0 होने के लिए कंडीशन तब क्या हो सकता है? इसका गुणनखंड करो, 2 गुणे 5, इसका गुणनखंड करो 2 गुणे 3 गुणे 5, होगा ना ऐसे। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन क्या है कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो कम से कम 1 2 और 1 5 अवश्य आएगा। केवल 2 आए तब वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, केवल 5 आए तब भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मैं 12 लिख रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये 0 पर समाप्त है? क्या 2 के साथ 3 आ गया, 5 नहीं आया। ठीक है, हम लिख दिए 15, 3 गुणे 5, इसमें तो 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 न आने के कारण इसके इकाई की जब 0 नहीं हो पाया। अगर यही 2 रहता इकाई की जगह पे गुणनखंड में तो 0 इसमें भी आता। यानी कुल कहने का मतलब यह संख्या n के किसी भी मान के लिए, यही क्वेश्चन में जानना चाहता है कि इसमें इकाई की जगह पे 0 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए कैसे हम जान पाएंगे इसको हल करने के लिए? जब गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में क्या हमको दिख जाएगा? 2 दिख जाए कम से कम 1 और 1 और 5 दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह n के जिस किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त हो जाएगा, यानी इकाई की जगह पे 0 आ जाएगा। तो हम चेक करें इसका कि इसके गुणनखंड में आता है कि नहीं आता है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 पर पावर n। अब n का मान तुम चेक कर लो, n बराबर 1 रखने पर तो चेक करके जरा देखना इसमें। तो 2 गुणे 3 का घात क्या होगा? 1। n बराबर तनी 2 रखो, कितना हूँ रखेंगे तब फिर चेक करो। ये इसी में चेक करना है, 1 2 3 ऐसे रखना है। तो 2 गुणे 3 का घात 2, इसके मतलब 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया। तो 2 तो आ रहा है, n बराबर 1 चेक कर दिया मैंने, n बराबर 2 रख के चेक कर दिया हमने। तो 2 तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहेंगे क्योंकि 6 पर घात n 6 के गुणनखंड में 2 व 3 आ रहा है, ये न है। इसलिए यह मतलब 6 पर घातीय 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ रहे हैं ना? इसमें 5 नहीं है, 2 आ रहा है, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए 5 का होना भी जरूरी है 2 के साथ, तो इसमें नहीं है, इसलिए क्या है? 0 पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज इंड हो गया। अगर आपको ज़्यादा समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे।